हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब बढ़िया और खुश मिजाज और बेहतरीन तरीके से तैयारी के साथ दौड़ते हुए मेरे साथ। तो बच्चों, तैयारी का मंजर में आज हमारा 10वां दिन है और 10वां दिन में आप लोगों का जो रेस है वो स्पीड नहीं, एक्सेलरेशन में तुम लोगों का स्पीड बदल चुका है, मतलब स्पीड बढ़ रहा है। ओके, तो काफी स्पीड बढ़ा रहे हो। सेकंड चैप्टर हम लोग खत्म कर चुके हैं और अब आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में, और थर्ड चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड चैप्टर है बेटा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। बेटा ये थर्ड चैप्टर नहीं, ये थर्ड यूनिट है। ओके, तो 2 चैप्टर में बटा हुआ ये यूनिट, और दोनों यूनिट को मिलाकर 8 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग का जो पैटर्न है बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ओके, तो ये हम लोगों का जो पैटर्न है इसको लेके चलना है, और इसको लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक एक करके अच्छे से तैयारी करना होगा। और तैयारी के दौरान मैंने बता रखा कि हर एक क्वेश्चन, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, हर एक क्वेश्चन को स्पीड में 7 से 8 बार लिखकर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो करने वाले हैं, बस जितना दिख रहा है एक क्वेश्चन का जिस समय प्रिपरेशन कर रहे हो, एक ही क्वेश्चन को स्पीड में 8 बार लिख डालो विद इन 15 मिनट्स। ओके, छोटे छोटे डेफिनेशन नहीं, बड़े बड़े एक्सप्रेशन का मैं बात कर रहा हूं। 15 से 20 मिनट के अंदर सबको लिख के प्रैक्टिस, एक एक्सप्रेशन को। ओके, तो चलो बेटा आते हैं अब हम लोग आगे की तरफ। हमारा जो पैटर्न है 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 25, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन, फिर 3 नंबर का क्वेश्चन, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो, लेकिन ये वीडियो हमारा सब्जेक्टिव के लिए फोकस है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन में हमारा 7 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला गैल्वेनोमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर को डिफाइन करना। दूसरा कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तीसरा हमारा आइसोक्लिनिक लाइंस, आइसोगोनिक लाइंस, डिक्लाइनेशन का डेफिनेशन और इंक्लाइनेशन का डेफिनेशन। ये सब अर्थ मैग्नेटिज्म है बेटा, बतला दूंगा एक बार में। उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारा इंपॉर्टेंट था, पूछा हुआ क्वेश्चन था, मतलब प्रीवियस में पूछ चुका है बेटा। 2024 का क्वेश्चन था ये, 2024 की इसी बार का क्वेश्चन था बेटा, ध्यान देना। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कि प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी लिखना है। ज्यादा नहीं, 2-2 ठो याद करना होता है। 6-7 में बतला दूंगा, आपको 2 याद करना है। डेफिनेशन तो रट्टा रख के करना है बेटा। उसके बाद है लॉरेंज फोर्स को डिफाइन करना, रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी लास्ट हमारा टॉपिक, जिसको डिफाइन करना है बेटा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा इतना सारा टर्म है जिसको डिफाइन करना है। ओके, तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमारा गैल्वेनोमीटर, थोड़ा सा जो जगह बचा हुआ है इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पार्ट कर लेते हैं बेटा। ये 2 डेफिनेशन उसके बाद मैं लिखने दे दूंगा, वो तुम लिखना, उसके बाद इरेज करके मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो पहला नंबर डेफिनेशन है बेटा हमारा, वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं बेटा? आमीटर किसको बोलते हैं? और वोल्ट मीटर किसको बोलते हैं? देखो बेटा, एक बार में तीनों याद कर लोगे तुम, अभी एक बार में तीनों। ओके, कोई भी डेफिनेशन तुमसे पूछा जा सकता है बेटा। तीनों का तीनों डिवाइस है, तीनों के तीनों क्या है बेटा? डिवाइस है। तो सबसे पहला लाइन लिखेंगे, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस which is used to measure, बस बेटा ये लाइन तुम याद कर लो, तीनों के लिए कॉमन। अब गैल्वेनोमीटर के लिए तुम लिखोगे बेटा, इट इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। छोटा करंट को नापने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है बेटा। बड़ा करंट को नापने के लिए, लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेटा देख लो, यही डेफिनेशन है, लार्ज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तीनों एक साथ याद होगा बेटा अगर तुम ये तरीका को फॉलो करोगे। तीसरा हमारा वो है वोल्ट मीटर। तो इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलते हैं बेटा? वोल्टेज बोलते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस को ही वोल्टेज बोलते हैं बेटा। तो वोल्टेज नापने के लिए क्या यूज करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं बेटा। गैल्वेनोमीटर का सिंबल कुछ इस प्रकार से।
कोई दिक्कत? अब गैल्वेनोमीटर के बेटा ध्यान से देखना, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बेटा। गैल्वेनोमीटर की मदद से आमीटर बनाना है। क्या बनाना है? आमीटर बनाना है बेटा। तो आमीटर कैसे बनता है भैया? तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल छोटा सा रेजिस्टेंस लगाते हैं बेटा। क्या लगाते हैं? छोटा सा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में। तो यह हमारा बनकर तैयार होता है आमीटर बेटा। क्या बनकर तैयार हो गया? आमीटर बनकर तैयार हो गया। थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, यहां पर जो छोटा सा रेजिस्टेंस लगाया हुआ है ना बेटा, इसका नाम है संट। क्या नाम है? संट नाम है बेटा। फिर से सुनो बेटा, संट बोलते हैं किसको? संट भी एक क्वेश्चन है छोटा सा, डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है बेटा। तो आमीटर बनाने के दौरान गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जो छोटा सा रेजिस्टेंस जो लगाते हैं, स्मॉल वैल्यू रेजिस्टेंस का होता है बेटा, स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस होता है, इसी को संट बोलते हैं हम लोग। स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जितना छोटा से छोटा हो सके बेटा, एकदम जितना छोटा से छोटा हो सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संट बोलेंगे। बस ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाते हैं, वो छोटा वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का। क्या बोलते हैं बेटा? संट। ठीक है, अंड संड वाला संट नहीं है, ये संट है बेटा, जिसके मदद से आमीटर हमारा बनकर तैयार हो गया। ओके, इसके बाद है हमारा गैल्वेनोमीटर के मदद से हम लोग वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो इसके सीरीज में एक लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं बेटा, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लगाते हैं। यह हमारा बनकर तैयार हो गया वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं बेटा। ध्यान देना, लार्ज वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो ये क्या बनकर तैयार हुआ? वोल्ट मीटर बनकर तैयार हुआ बेटा। इसको बनाने का जो प्रोसेस है, संट का निकालने का जो वैल्यू है, वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना बेटा। तो क्या ये 3 पॉइंट क्लियर है? 3 पॉइंट क्लियर है बेटा। उसके बाद है हमारा डिफाइंड कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो बेटा कूलम्ब्स लॉ याद है हम लोगों को? कूलम्ब्स लॉ याद है? चैप्टर 1 वाला। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक का कूलम्ब्स लॉ बेटा, जो हम लोग रट्टा मारे थे, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटिज्म का मतलब हो गया कि मैग्नेट के लिए बेटा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझना बेटा, इसमें थोड़ा सा ध्यान से एकदम। तो यहां पर मैग्नेट की वजह से जो फोर्स काम करता है बेटा, तो मैग्नेट जो फोर्स लगाता है वो मैग्नेटिक फोर्स होता है। और मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है बेटा। क्या होता है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो बेटा मैग्नेट के पास कोई एक मैग्नेट का पोल ले रहे हैं, ठीक है, उसका नाम दिए हुए हैं M1। ये पोल स्ट्रेंथ है बेटा। कोई एक चुंबक का एक पोल का पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, M1 मान है। पोल स्ट्रेंथ को M1 से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। और दूसरा पोल का पोल स्ट्रेंथ को M2 माने में बेटा। दो अलग अलग मैग्नेट और उसका पोल स्ट्रेंथ अलग अलग, M1 और M2। तो वहां चार्ज हुआ करता था, यहां पर पोल स्ट्रेंथ होगा बेटा। ध्यान देना इस चीज को लेकर, ठीक है। तो दोनों पोल स्ट्रेंथ के बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r होगा बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ। एकदम सेम है बेटा, सेम। अगर तुमको वो वाला याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है। लॉलीपॉप, एकदम बहुत आसान बात। चल देख इधर, और डिस्टेंस का 1/r² होगा। दोनों को मर्ज कर देंगे तो मर्ज करने पर क्या मिलेगा रिजल्ट? M1 M2/r²। M1 M2/r² मिलेगा बेटा। ओके, तो बेटा यहां प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट k होगा। k का वैल्यू μ0/4π M1 M2/r² हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू हो गया। यहां पर μ0/4π का वैल्यू 10⁻⁻7 होता है बेटा। ध्यान देना है, सब चीज छोटा छोटा चीज है। इसको अगर k मानोगे, ये k ही था बेटा। तो फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वायर, एंपियर मीटर एंपियर मीटर, एंपियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन पर एंपियर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये हमारा यूनिट हो गया k का। उसी तरह से μ0 का भी तुम निकाल सकते हो, सारा वैल्यू निकल जाएगा बेटा। इधर आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेम होगा बेटा, यही होगा। μ0 का भी ऐसा यूनिट न्यूटन पर एंपियर स्क्वायर होगा। ध्यान देना, ये वैल्यू को ध्यान देना। इसका नाम है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी बेटा। क्या फिर से बोले हम डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिखवाए नहीं बेटा, याद कर लो इसको, यस लिख लो इसको जो हम बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, कॉमा, द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पोल स्ट्रेंथ
is directly proportional to the product of pole strength and inversely proportional to square of distance between them. उसके बाद ये देन आंसर। कोई दिक्कत? कोनो दिक्कत? अरे नहीं दिक्कत है तो लिखो बेटा जल्दी से, पॉज मारो इसको, जल्दी से पॉज मारो और इसको डेफिनेशन को लिखो बेटा। अभी तीसरा नंबर बतावेंगे, जल्दी लिखो। हाँ बच्चों, तो उसको छाप लिए, मतलब सॉरी याद करके लिख लिए। छपाई तो मेरे बच्चे करते नहीं है, कोई भी चीज लिखते हैं उस समझ लो उसी समय वो याद हो जाता है। तो आ जाओ बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में जो था हमारा सारा डेफिनेशन, वो डेफिनेशन यहां पर हम लोग करने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन था हमारा थर्ड नंबर में, ये डिफाइन द टर्म्स। 3 टर्म्स को डिफाइन करना था बेटा, उसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। तो कुछ अर्थ मैग्नेटिज्म में वर्ड्स बताते बेटा, तब तुमको ये प्रॉपर समझ में आएगा कि आखिर है ये क्या। ओके, तो ये अर्थ है हमारा, और अर्थ में ऊपर का पोल को नॉर्थ पोल और नीचे का पोल को साउथ पोल बोलते हैं बेटा, और बीच से पास होता हुआ इक्वेटर होता है। ओके, तो बेटा ये जो एक्सिस पास होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये जो एक्सिस है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। ओके, अब एक कंपास निडल भी के अंदर भी मैग्नेट लगा होता है बेटा, और ये मैग्नेट को हम लोग अर्थ के ऊपर रख रहे हैं बेटा, बड़ा सा मैग्नेट। ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। जैसे ही इस पर रखेंगे नॉर्थ रिपेल होगा, और ये साउथ को अट्रैक्ट करना चाहेगा बेटा, तो साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा चुंबक वाला, मैग्नेट वाला, और ये नॉर्थ को रिपेल करेगा बेटा। तो साउथ पोल को नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो ये साउथ पोल मैग्नेट वाला साउथ पोल है बेटा, और मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर है। ये कहलाता है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहलाता है बेटा? मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, और ये मैग्नेटिक एक्सिस और ये ज्योग्राफिकल एक्सिस से एक प्लेन हम पास करवा रहे हैं। प्लेन समझते हो बेटा? कॉपी का जो पेज है वो प्लेन कहलाता है। वो प्लेन हम पास करवा रहे हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस से, वो कहलाएगा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक एक्सिस से प्लेन पास करेगा उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। दोनों को बाहर निकाल लिए बेटा। ओके, और ज्योग्राफिकल मेरिडियन को डॉट डॉट से और मैग्नेटिक मेरिडियन को डीप लाइन से दिखाया हुआ बेटा। कोई दिक्कत नहीं? चलो देखो ध्यान से बेटा, अब यहां पर 2-3-4 वर्ड है, डिक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, आइसोक्लिनिक, आइसोगोनिक लाइन्स। एकदम छोटा वर्ड है बेटा, सिंगल लाइन का डेफिनेशन तुमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग डिक्लाइनेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? डिक्लाइनेशन। तो यहां पर अपने से डिफाइन करोगे बेटा पहले, इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन GM, मैग्नेटिक मेरिडियन MM। ओके, इट इज नोटेड बाय थीटा। कोई दिक्कत मेरे भाई? डिक्लाइनेशन समझ में आ गया? किसके बीच का एंगल? ज्योग्राफिकल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल। दूसरा बेटा कभी कभी पूछा हुआ, ये सवाल पूछा हुआ यार, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो डिफाइन डीप। डिफाइन डीप, डीप किसको बोलते हैं बेटा, या इंक्लाइनेशन किसको बोलते हैं? तो बेटा ये कंपास निडिल है, कंपास निडिल। अब जैसे ही आगे जब जाते हैं कंपास निडिल समझ रहे हो ना, कंपास में जो सुइया रहता है, निडिल रहता है बेटा, वो अब इक्वेटर में खड़ा होकर तुम जा रहे हो इधर की तरफ, तो जैसे आगे बढ़ते हैं ये निडिल किधर झुक जाता है? नॉर्थ की तरफ। किधर झुक जाता है? नॉर्थ की तरफ। ये निडिल जो झुकता है नॉर्थ की तरफ बेटा, तो ये क्या हुआ? इंक्लाइंड हो गया किसके तरफ? नॉर्थ पोल के तरफ, पृथ्वी का असली नॉर्थ पोल के तरफ। तो पृथ्वी का असली नॉर्थ पोल के तरफ ये जो डिक्लाइन मतलब इंक्लाइन हुआ, ये कहलाता है बेटा हमारा, समझो बेटा ध्यान से, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, और ये हॉरिजेंटल कहलाता है और ये वर्टिकल कहलाता है बेटा। तो ये जो एंगल बना ये डीप कहलाता है बेटा। नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग डीप बोलते हैं बेटा। किसके किसके बीच का एंगल? नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन। फिर से बोल रहे बेटा, नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कहलाता है डीप। कोई दिक्कत? ये दोनों बीच का एंगल को शो कर रहा है बेटा। आइसोक्लिनिक लाइंस और आइसोगोनिक लाइंस दोनों एक कनेक्टिंग लाइंस को रिप्रेजेंट करता है बेटा। G फॉर गोनिक, ग्लोब में घिंचा हुआ लाइन, और यहां पर G नहीं है तो ये मैप में घिंचा हुआ लाइन बेटा। तो अ लाइन ट्रेस्ड ऑन मैप, अ लाइन ट्रेस्ड ऑन ग्लोब। G फॉर गोनिक, G फॉर ग्लोब। क्लिनिक किसको कहते हैं बेटा? तो मैप में वो पॉइंट जहां पर इक्वल डिप्स का वैल्यू सेम मिले, डिप किसको बोलते हैं? ये डेल्टा एंगल को। यहां पर और यहां पर ये डेल्टा एंगल सेम होगा बेटा,
तो ये सब पॉइंट यहां पर भी शायद डेल्टा एंगल और यहां पर भी डेल्टा एंगल सेम मिलेगा बेटा। तो ये पॉइंट को कनेक्ट कर दो, ये पॉइंट को कनेक्ट कर दो बेटा। ये लाइन कहलाएगा मैप में, ये ग्लोब है, मैप में बेटा जो हम लोग लाइन ट्रेस करते हैं, कनेक्ट करते हैं पॉइंट्स को, इक्वल डिप्स के पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं मैप में, वो क्या कहलाता है बेटा? आइसोक्लिनिक लाइंस। वही ग्लोब का बात आ जाओ, ग्लोब में जिस जिस पोजीशन पर ट्रू नॉर्थ सही बताए, ट्रू नॉर्थ सेम बताया बेटा। मान लो यहां पर नॉर्थ का दिशा इधर बताया बेटा, यहां पर नॉर्थ का दिशा इधर बताया, यहां पर नॉर्थ का दिशा इधर बताया, तो ये लाइन को जोड़ दो, तो ये लाइन ग्लोब में क्या कहलाएगा बेटा? आइसोगोनिक लाइंस। भेजे में गया बात। छोटा वर्ड प्रहार भारी बेटा, छोटा वर्ड प्रहार भारी है। अगर ध्यान से इसको याद रखोगे ना तो दो नंबर तुम्हारी है एकदम, समझा? ध्यान से देख ले, पॉज कर ले, लिख ले, और इसको अपने से भी तुम डिफाइन कर सकते हो बेटा। मैं तो एकदम शॉर्ट में लाके रखा हूं ताकि कीवर्ड तुम्हारे हाथ में आ जाए और उसके बाद उसको तुम अपने एग्जामिनेशन सेंटर में कॉपी में रगड़ कर रख देना। कोई दिक्कत? पॉज मारोगे? जल्दी पॉज मार के इसको बना लो बेटा, काफी है इनफ है उतना के लिए। तो बेटा उसको पॉज करके लिख लिए। अब आते हैं हम लोग आगे के क्वेश्चंस में। तो बेटा अपना तैयारी को एकदम अच्छा से स्टेबल कर लो और दिमाग को शांत कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या भैया? तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता क्या वो सुन लो बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट से निकलने वाला वो इमेजिनरी लाइन, इलेक्ट्रिक करंट बह रहा है उसके चारों ओर का इमेजिनरी लाइंस, कोई चार्ज मोशन कर रहा है उसके चारों ओर का इमेजिनरी लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है। याद रखना किसके किसके चारों ओर होता है, ठीक है? तो बेटा हम लोग आते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलता है बेटा मैग्नेट से नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में जाकर मिलता है। मतलब चुंबक के बाहर में जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है, चुंबक के अंदर में मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। दिमाग में बैठा लो, एकदम इंपॉर्टेंट है बेटा। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप पे होगा और कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर कभी इंटरसेक्ट कर गया तो बेटा दो टेंजेंट मिलेगा, दो टेंजेंट का होता है दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो टेंजेंट जब भी ड्रॉ करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का दिशा बदलता है। क्या बताता है? दिशा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बेटा उसमें टेंजेंट ड्रॉ किए, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। क्लोजली स्पेस्ड जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है बेटा वहां पर इंटेंसिटी काफी मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है, और जहां वाइडली जहां दूर दूर होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वीक होता है। ये सब प्रॉपर्टी है भाई, 5-6 को प्रॉपर्टी लिखवा दिए बेटा। इसमें से एक या दो एग्जाम में लिखना है, 3 लिखना है, लेकिन 3 नंबर में एक बार आया होता बेटा। डेफिनेशन 2 लाइन का लिखना था कि किसके किसके चारों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, साथ में ये प्रॉपर्टीज में से कोई 3 या 2 प्रॉपर्टी लिखना था बेटा। 2 प्रॉपर्टी आया हुआ था, सॉरी, ठीक है? देख लेना एक बार क्वेश्चन। अब आ जा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। कोई एक एग्जाम में आ सकता है, इसका एग्जांपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। और इसका प्रॉपर्टी मैं 3-4 लिखवा दिया, उसमें से कोई 2 या 3 याद रखना है बेटा तुमको। और भी बहुत सारा होता है लेकिन मैं जो मोटा मोटी तुमको याद रखना वो सब लिखवाया बेटा। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस उसको बोलते हैं बेटा, समझो ध्यान से एकदम। मान लो ये कोई सब्सटेंस है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में गोल्ड, सिल्वर, जिंक की सब आता है बेटा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एल्युमिनियम, क्रोमियम, सोडियम। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आयरन, कोबाल्ट, निकेल, जिससे मिलकर चुंबक बनता है, मैग्नेट बनता है बेटा। तो फेरोमैग्नेटिक 3 तरह का सब्सटेंस है, उसमें से गोल्ड हम लिए। अब गोल्ड, ये है गोल्ड बेटा, गोल्ड का एक प्लेट ले लो और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करवा दो। देखो पास करवा दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस कर इसमें कुछ फंसा रह जाता है। तो भैया जो घुस कर फंसा रह गया उसको तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो घुस कर जो फंसा रह गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें फंसता है बेटा, या रह जाता है। देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसको तुम चुंबक के पास लेके जाओ तो भैया ये हल्का सा रिपेल करेगा। क्या करेगा? हल्का सा रिपेल करेगा बेटा। तो तुम बहुत बार देखा होगा कोई इलेक्ट्रिशियन के दुकान में कि वो जो स्क्रू ड्राइवर से काम करता है, वो स्क्रू ड्राइवर में छोटा छोटा जो कांटी होता है यानी स्क्रू, वो आके चिपक जाता है बेटा। वो तो लोहा है, क्यों चिपक रहा है? क्योंकि बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुसकर फंसा हुआ रह जाता है। ओके, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब फंसा हुआ रह गया तो वो मटेरियल चुंबक के जैसा बिहेव करता है।
समझ में आ रहा है? ओके बेटा, तो फ्राडे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चुंबकीय गुण आने वाले के आधार पर 3 पार्ट में बांटा बेटा फ्राडे ने सब्सटेंस को, कंडक्टर को यानी मेटल्स को कह सकते हो। तो ये डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक 3 सब्सटेंस है और उसमें से बोला कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को जैसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रखोगे तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा, नो डाउट, कम मात्रा में आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चुंबक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेट के सामने लेके जाएंगे तो क्या करेगा बेटा? रिपेल करेगा। वही पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को तुम रखोगे जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टोर होगा, कम मात्रा में स्टोर होगा, लेकिन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जिधर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही डायरेक्शन में स्टोर हो रहा है बेटा इसमें। और इसको चुंबक के सामने लेके जाओगे तो हल्का ये अट्रैक्ट होगा, बहुत तेजी से नहीं अट्रैक्ट होगा बेटा, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यानी आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सब, तो स्क्रू ड्राइवर का जो आगे का हिस्सा रहता है लोहा का रहता है बेटा, आयरन का रहता है, और बार बार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने से इसके अंदर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फंसा हुआ रह जाता है। और फंसा हुआ जब रह जाता है भैया तो ये स्ट्रांगली मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है, इसलिए स्ट्रांगली अट्रैक्ट बाय मैग्नेट। चुंबक के सामने ले जाने पर ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट होता है तेजी से बेटा। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन मतलब चुंबकीय गुण आने का जो क्षमता है वो स्मॉल और नेगेटिव होगा, डायरेक्शन की वजह से नेगेटिव। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकीय गुण आने का जो क्षमता है वो स्मॉल और पॉजिटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड में ही है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इसके लार्ज और पॉजिटिव होगा बेटा, सबसे ज्यादा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का होगा बेटा। ये क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ध्यान देना, सिर्फ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्यूरी लॉ को फॉलो करता है बेटा। क्यूरी लॉ सस्पेटिबिलिटी पर है बेटा। सस्पेटिबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने से सस्पेटिबिलिटी घटता है। और सस्पेटिबिलिटी किसको बोलते हैं? ये चुंबकीय गुण आने का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो गुणों को सस्पेटिबिलिटी बोलते हैं बेटा। ये एक नया वर्ड है, साई एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको, मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी इसको बोलते हैं। चुंबकीय गुण आने का जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वही गुण का नाम है मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी। और टेम्परेचर बढ़ाने से ये गुण कम होता है, यही है क्यूरी लॉ, ठीक है। चलो बेटा यहां तक हो गया, हो गया। उसके बाद है हमारा लॉरेंज फोर्स। क्या है बेटा? लॉरेंज फोर्स है। सुन लो फटाक से, एकदम 1 सेकंड का फिर ब्रेक देंगे बेटा, इसको पॉज करके लिखने के लिए। लॉरेंज फोर्स यहां बता देते हैं फटाक से, ओके। ये किनारे में तो थोड़ा सा पार्ट ही लिखा हुआ था बेटा, बस 1 सेकंड दो, तुरंत हो जाएगा बेटा। चलो देखो इधर, छठा नंबर होगा ना, लॉरेंज फोर्स बेटा। लॉरेंज फोर्स सिंपली वे में बोले बेटा तो लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स के सम को बोलते हैं। कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अगर प्रोजेक्ट करते हैं बेटा तो उसमें दोनों फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू ई बेटा, जो हम लोग पढ़े थे, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू भी क्रॉस बी होता है। ये कहां से लिखा भी बताते हैं बेटा, थोड़ा सा पीछे भी चलेंगे हम लोग। क्यू क्यू कॉमन आ जाएगा और अंदर में बचेगा ई प्लस भी क्रॉस बी हो जाएगा बेटा। ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का वैल्यू है बेटा, ठीक है। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में ये चिपका देगा बेटा। अब तुमको ये फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो लॉरेंज फोर्स नहीं बता पाओ। किसको बोलते हैं लॉरेंज फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। इट इज द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स। लिख लो बेटा, एक लाइन का डेफिनेशन है, काम का। भैया चार्ज के वजह से कोई फोर्स लगता है, चुंबकीय फोर्स मतलब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से लगता है, उसका फॉर्मूला होता है बेटा F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा होता है बेटा, ध्यान रखना। चार्ज पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मोशन में रहता है तब ऐसा होता है बेटा, क्योंकि रेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है और चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखना बेटा। और इसी को साइन थीटा हटाते हैं तो क्रॉस लगाते हैं, तो भी क्रॉस बी लगाते हैं बेटा। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से यहां पर यूज किए ना, ये वाला क्यू भी क्रॉस बी बेटा। और वही कोई तार में करंट बह रहा है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और वो भी मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा और उसका फॉर्मूला होगा आई एल बी। बी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है बेटा, आई एल बी साइन थीटा। और यही तुम हटाओगे साइन थीटा तो क्रॉस लगेगा बेटा, तो एल क्रॉस बी हो जाएगा। ये लेंथ है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान देना सब चीज, छोटा छोटा चीज है बेटा। ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ड्यू टू मूविंग चार्ज, ये मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में,
ये पूछा होता है बेटा चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फोर्स। अब 25 में पूछा हुआ है बेटा, सोचो 1 नंबर में लेकिन पूछा था उस समय, 1 नंबर का क्वेश्चन चलता था बेटा, अब 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। ओके, तो ये हमारा खतरनाक क्वेश्चन और खतरनाक क्वेश्चन है बेटा। और आखिरी क्वेश्चन हमारा जो है वो है कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी है, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी। जल्दी से पॉज करके इसको लिखो बेटा फटाक से। तो बच्चों उसको लिख लिया फटाक से। और अब हमारा है आखिरी टॉपिक जो है रिटेंटिविटी और कोरेसिविटी का डेफिनेशन बेटा। तो हम लोग अभी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रख रहे थे, भैया रख दिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ये मटेरियल को रखें तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घुस के इसमें फंस के रह गया। फंसने के बाद इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिलीज होता है, घटता है, धीरे धीरे रिटेन होता है बेटा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम दे रहे थे उसको हटा दे, तो हटाने के बाद इससे जो डिक्रीज होता है, कम होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मात्रा, उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू रिटेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स को ही बोलते हैं बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो इसके अंदर घुस के फंस गया, फ्लक्स मतलब फंसना, जो फंस गया उसी को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। आफ्टर एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड हैज बीन रिमूव्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जैसे ही हटाते हैं बेटा तो उससे मैग्नेटिक फ्लक्स बोले तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फंसा हुआ था उसी घटने का, कम होने का, मैग्नेटिक मटेरियल का कम होने का जो प्रॉपर्टी एबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी बोलते हैं। बेचन गया बात आया समझ में? वो घटने का एबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा? रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब उसका मेजरमेंट जो किया जाता है बेटा उसको कोरेसिविटी बोलते हैं। समझ लो कि उसका जो घटने का फोर्स होगा या रोकने का जो फोर्स होगा बेटा मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पकड़ के रखने का जो फोर्स होगा वही कोरिएसिव फोर्स कहलाता है। ओके, और ये जो मेजर करता है ये रेजिस्टेंस पकड़ के रखने वाला मेजरमेंट को मतलब मेजर करता है रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल टू डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घटने का प्रोसेस को या चुंबकीय गुण को घटने का डीमैग्नेटाइजेशन बोलते हैं बेटा। उसी का रेजिस्टेंस को मेजर करता है, क्या कहलाता है? कोरेसिविटी कहलाता है। एक लाइन का डेफिनेशन है। कितना लाइन का? एक लाइन का डेफिनेशन है। 7 को डेफिनेशन है, प्यारा प्यारा सा। इसमें छोटा छोटा और भी टर्म हम बतला दिए, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। कीवर्ड तुमको मारना है, एग्जाम में आ जा वो कीवर्ड को उठा के इतना बजाड़ना तो उसका पूरा हड्डी टूट जाए बेटा, एकदम एक एक हड्डी तोड़कर रख देना एक एक डेफिनेशन का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो अपना दोस्तों को वीडियो शेयर करो बेटा, और ये चैनल को सब्सक्राइब करने बोलो ताकि एग्जाम तक उसको पूरा सपोर्ट बिट्टू सर कर सके और ये चैनल से दोस्तों को मदद कर सको तुम, और हम भी पूरा हो सके तो मदद करेंगे बेटा। मदद तो कर ही रहे हैं और भी मदद करना है तुम्हारे कमेंट से, तुम्हारे लाइक से, तुम्हारे सब्सक्राइब से। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।